बैक टू दी एनसीईआरटी सीरीज पार्ट 2.1 दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमको फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को एनसीईआरटी से कैसे कवर करना चाहिए, और दूसरा है कि जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनसे नीट में क्वेश्चंस आ चुके हैं या जो पोटेंशियल टॉपिक्स हैं जो आगे आ सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, वो भी देखेंगे। पर कुछ चीज़ें फिजिकल केमिस्ट्री में कॉमन रहती हैं, फिर चाहे वो चैप्टर्स 11th के हों या 12th के। एक तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको रिटेन रहेगी, तो इसलिए इसको बायोलॉजी की तरह बार बार लाइन बाय लाइन चैप्टर को नहीं पढ़ना होता है। बस एक काम करना होता है कि जब भी आप 1 या 2 रीडिंग में अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो उसी साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आपको वो हाईलाइट करने होते हैं, एनसर्कल करने होते हैं, ताकि अगर आपको चैप्टर बाद में जब पढ़ना हो तो बस आप वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने होते हैं, ना कि पूरा लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ना होता है। दूसरी चीज़ ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है वो थ्योरी से ज़्यादा पूछा जाता है। न्यूमेरिकल पोर्शन 70 to 75% रहता है, इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तो जितने भी चैप्टर्स में जो फॉर्मूला यूज होते हैं वो आपकी टिप्स पे होने चाहिए, और दूसरा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। अब अगर फॉर्मूलाज याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप उसमें ये कर सकते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर जो आप कर रहे हो उसके फॉर्मूलाज एक A4 साइज शीट पे लिख लो और उसको अपने स्टडी टेबल पे पेस्ट कर दो, या अपने रूम में कहीं पे ऐसी जगह पेस्ट कर दो जहां आपकी नज़र बार बार जाए, ताकि जितनी बार आप उनको देखोगे तो टाइम के साथ वो खुद ही याद हो जाएंगे। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एक काम करना होता है कि जो भी आपकी एनसीईआरटी है उससे क्या करना होता है कि जो भी चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं बैक एक्सरसाइज के वो करने होते हैं, एक इंटेक्स्ट क्वेश्चंस करने होते हैं और एक एग्जांपल्स। ये तीनों चीज़ें फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर में आपको एनसीईआरटी से करनी ही करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। या फिर अगर आप इनके अलावा अगर आप रेफरेंस बुक्स का यूज़ करना चाहते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना दी है कि कौन सी बुक्स आपको यूज़ करनी चाहिए। आप वो भी देख सकते हो, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नाउ कमिंग टू 11th कि 11th में कौन से फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स होते हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में बच्चे समझते हैं कि जब 11th में आते हैं कि ये केमिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो इस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर है इसका मेन काम है बाकी चैप्टर्स को लिंक करना। जब आप आगे पढ़ोगे आप नोटिस करोगे कि काफ़ी चैप्टर्स में कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, इनका यूज़ बढ़ जाएगा। तो इसलिए मोल कॉन्सेप्ट में इस वाले चैप्टर में आपको कंसंट्रेशन टर्म्स की ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप इनकी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपका बाकी जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उन पे भी अच्छा कमांड रहेगा, बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप काफ़ी कंफर्टेबल रहोगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। दूसरा जो चैप्टर आता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी बन सकते हैं, इसलिए जब इसकी एनसीईआरटी पढ़ो तो थ्योरी के बेसिस से भी पढ़ना कि इसमें जो भी आपको टॉपिक लगे जिससे थ्योरी आ सकती है उनको अलग से मार्क करना। दूसरा, जो इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है वो बता देता हूँ किन टॉपिक से आता है। एक तो आपका जो आएगा वो आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पर्पस है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और बोर्स मॉडल पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उनके एप्लीकेशन पे जितने भी फॉर्मूलाज दे रखे हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए, उन पे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, डी ब्रोगली की जो इक्वेशन है उस पर क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वो है क्वांटम नंबर्स। तो इसलिए क्वांटम नंबर से आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। जितने भी आपको क्वांटम नंबर्स पे क्वेश्चन मिले, फिर चाहे वो नीट के प्रीवियस ईयर्स के हों या रेफरेंस बुक्स के हों, इसलिए क्वांटम नंबर्स की प्रैक्टिस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जो थर्ड जो चैप्टर है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। इस चैप्टर में थ्योरी के बेसिकली 2 टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कि 2 कंपाउंड दे देगा और ये पूछेगा कि इनके बीच में कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डायपोल डायपोल, आयन डायपोल या जितने भी और होते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं कि इस वाले चैप्टर में जितने भी ग्राफ्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई रियल गैस का ग्राफ है, आइडियल गैस का कोई ग्राफ है, आइसोथर्म है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो ग्राफ है, तो ये सारे जितने भी ग्राफ्स हैं इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं मॉक टेस्ट में भी और नीट में भी। दूसरा जो टॉपिक रहता है न्यूमेरिकल के लिए, इसमें गैस इक्वेशन से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन इसका स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको गैसियस जो गैस इक्वेशन है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। बाकी जो अगले चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। इन्हीं 2 चैप्टर से बच्चे थोड़ा डरते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि इन दोनों चैप्टर से ही आपका टफ क्वेश्चन बन सकता है अगर बना तो। ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन टफ आएंगे, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे
जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे कर देंगे, पर कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि हमको ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाना है। क्योंकि जैसे इक्विलिब्रियम है उसमें भी आपके इतने सारे फॉर्मूलाज हैं। सॉल्ट के अलग हैं, बफर के अलग हैं। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है तो अलग फॉर्मूला है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है तो अलग फॉर्मूला है। ठीक है, अल्फा का भी इन्वॉल्वमेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, पीएच है, तो काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं। तो इसलिए अगर आपको कॉन्सेप्ट्स का पता रहेगा तो ज़्यादा हेल्प हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, हम जेई मेंस का क्वेश्चन कर सकते हो प्रीवियस आए हुए। क्योंकि नीट में कितना भी अगर लेवल ऊपर करेगा तो वो जेई मेंस तक ही जाएगा। तो अगर आप इन दोनों चैप्टर्स में जेई मेंस के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो तो आपको पता रहेगा कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए इन जेई मेंस के क्वेश्चन करने से इन दोनों चैप्टर पे कमांड पक्का इंक्रीज होगी थोड़ी। ठीक है, और काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा। जो उसमें लास्ट जो चैप्टर 11 में वो है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स वाले चैप्टर में क्या करना है कि बस आपको मेन जो है वो इक्वेशंस बैलेंस करनी आनी चाहिए अलग अलग मीडियम में। जैसे एसिडिक मीडियम में कैसे होगी, बेसिक मीडियम में कैसे होगी, और KMnO4 और K2Cr2O7 से रिलेटेड जितनी भी इक्वेशंस होती हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि वो ज़्यादातर कोफिशिएंट ही पूछता है कि कोफिशिएंट बताओ, तो किसी भी यहाँ इक्वेशन बैलेंस करो, तो इसलिए आपको इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए और वो भी हर एक मीडियम में। नाउ कमिंग टू द 12th चैप्टर्स कि 12th क्लास के जो भी चैप्टर्स होते हैं, सबसे पहला आता है सॉलिड स्टेट। इसमें क्या करना होता है, जो आपका टेबल 1.3 है, जो आपका ये वाला जो टेबल है इसको आपको याद करना है। इस वाले चैप्टर में क्या है, जितने भी क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बता रखा है कि किसका A=B=C है या फिर किसका नहीं है, या एंगल्स के बारे में जो भी इसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं। तो ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आपको देखना है। बाकी जितने भी जैसे CCB स्ट्रक्चर हो गया, SCP स्ट्रक्चर हो गया या BCC स्ट्रक्चर हो गया, इन सब में क्या करना है कि जितने जैसे पैकिंग जो एफिशिएंसी है वो, या जैसे वॉइड फ्रैक्शन कितना होता है, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अगर आप इनको पहले से ही याद करके रखोगे ना तो फ़ायदा होता है। क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो अगर आप उस टाइम पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा रहे हो और तब निकाल रहे हो तो उससे फालतू टाइम जाता है। इससे अच्छा ये है कि छोटी छोटी डिटेल्स पहले से याद कर लो, तो अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया तो हेल्प होती है। क्योंकि सॉलिड स्टेट से ज़्यादातर एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो अगर एक क्वेश्चन भी अगर इन पे पूछ लिया तो आपका टाइम बच जाएगा। दूसरा ये है कि इस पर क्या कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला कि ये यूनिट सेल का फॉर्मूला निकलवा सकते हैं आप लोगों से। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एटम कॉर्नर पे है तो वो यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करता है, बॉडी सेंटर पे है तो कितना करता है, फेस सेंटर पे है तो कितना करता है। तो उससे आपको फॉर्मूला डिराइव की फॉर्मूला निकालने में कि इस यूनिट सेल का ये फॉर्मूला होगा, उसमें आसानी हो जाएगी। नाउ जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सोल्यूशन। सोल्यूशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एक तो हेनरीज लॉ, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। एक राउल्ट्स लॉ, उस पे ऐसे बनते हैं कैसे, ये पूछ लेगा कि सोल्यूशन देखे कि ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, या ये आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, और उसमें जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है सोल्यूशन में वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनसे काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए अगर आपको सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जितने न्यूमेरिकल्स आते हैं आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादातर इन पे ही बनता है। नाउ जो नेक्स्ट चैप्टर हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम जैसा ही है, ये भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। तो इसकी जब एनसीईआरटी पढ़ो तो कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से पढ़ना, क्योंकि काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी में समझा रखे हैं, तो इसलिए एक बार उनकी रीडिंग लेना। बाकी जो इसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो पूछ सकता है कि कंडक्टिविटी निकालो, मोलर कंडक्टिविटी निकालो। ठीक है, इन दोनों पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी कोहलराश लॉ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं। और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए वो है फराडेज लॉ। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है W=ZIT, उसका बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इसलिए फराडेज लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। बाकी जो एक पोर्शन होता है बैटरीज का, बैटरीज क्या है कि नीट में क्वेश्चंस कम आते हैं, पर हाँ मॉक टेस्ट में आ सकते हैं। इसलिए बैटरीज वाला पोर्शन जो है वो मॉक टेस्ट के हिसाब से आपको ज़्यादा फोकस से पढ़ना है। ठीक है, रेदर देन नीट। नाउ जो नेक्स्ट चैप्टर हुआ है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो जाते हैं ऑर्डर्स पे। ऑर्डर्स में भी स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर
कि जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि इन पे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा एक आर्हीनियस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों पे अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करोगे तो वो केमिकल काइनेटिक्स वाला जो चैप्टर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा इसमें एक चीज़ है कि इसमें लॉग का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, एक इसमें और एक इक्विलिब्रियम में भी। इक्विलिब्रियम में तो मोल कॉन्सेप्ट का भी यूज़ हो जाता है, तो इसलिए इन दोनों चैप्टर में से लॉग आ गया। तो क्या करना होता है कि लॉग के अगर आपको थोड़े बहुत रूल पता हो, या लॉग की अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें, इतनी भी मैथमेटिक्स जितनी हाई भी नहीं हो, थोड़ी बहुत अगर नॉलेज हो तो उससे हेल्प हो जाती है। बाकी आप 1 से लेकर 9 तक के लॉग की वैल्यूज़ को आप याद कर सकते हो, तो उसमें जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उससे हेल्प हो जाएगी। बाकी जो लास्ट चैप्टर है वो है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री बस यही एक अकेला उल्टा चैप्टर है जिसमें थ्योरी ज़्यादा है, न्यूमेरिकल पोर्शन कम है। तो इसकी थ्योरी को लाइन बाय लाइन अगर आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो थ्योरी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, बार बार और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जितना ही पढ़ोगे वो सही रहेगा। बाकी अगर इसकी थ्योरी को अच्छा करना है तो अब जैसे वो जो मैंने एम्स वाली जो बुक बताई थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, आप उससे असर्शन रीजन लगा सकते हो, उससे भी काफ़ी थ्योरी इंप्रूव हो जाती है। तो इस वाले चैप्टर में आपको थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक चीज़ और थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था, वो ये थी कि जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाओगे, न्यूमेरिकल्स लगाओगे, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इनमें कैलकुलेशंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो हमें कैलकुलेशंस, एक तो उनसे आंसर भी सही आना चाहिए और एक जल्दी भी आना चाहिए। तो इसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं। एक तो जब भी आप कोई अपना मॉक पेपर लगा रहे हो तो उसमें क्या करना है कि अगर कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है तो उस कैलकुलेशन को आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करना। पर जैसे जो फाइनल स्टेप हो, जिससे फाइनल आंसर आने वाला हो, उस स्टेप को आप जब आप सारे क्वेश्चंस और बाकी पूरा पेपर सॉल्व कर लो उस टाइम करना। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आप बाद में आओगे पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद फाइनल कैलकुलेशंस करोगे अपनी, तो आप एक तो अपने स्टेप्स को दोबारा रीचेक कर सकते हैं कि कोई गलती तो नहीं हो गई है, और एक जब आपके पास जो आपको पता है कि अब इतना टाइम बचा है मेरे पास और मैं मुझे ये कैलकुलेशंस करनी है, तो आप थोड़ा सेंसिबली अपने टाइम को मैनेज करके क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं और कोई टाइम वेस्ट भी नहीं होता है उससे। दूसरा ये है कि एक क्या होता है कि अगर कोई डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है किसी आंसर में, तो उस डेसिमल पॉइंट को बस दो डेसिमल पॉइंट तक ही हमको आंसर सॉल्व करना चाहिए, ना कि उससे ज़्यादा जाना चाहिए। इससे ज़्यादा की नीड भी नहीं होती है और 2 डेसिमल पॉइंट तक टाइम भी बच जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो ये है कि हमको थोड़ा अपने आंसर्स को ना अप्रॉक्सीमेट गैस करना होता है कि ये आंसर हो सकता है। जैसे मान लो कि आपका फाइनल स्टेप में आंसर आया √52। ठीक है, अब इस √52 को अब आप सॉल्व करोगे तो ऑफ कोर्स टाइम लगेगा। इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे हमें पता है कि √49 7 होता है, तो √52 7 के आसपास होगा, मतलब कि 7.2 आंसर होना चाहिए इसका, या 7.1 7.2। तो 7.2 को आप आंसर मान सकते हो और उससे आगे की कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, या फिर जैसे हमें पता है कि 1 फराडे इक्वल्स टू 96487 कूलम, तो अगर आप 96487 लोगे तो ऑफकोर्स आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए अगर आप ये मानो कि 1 फराडे इक्वल्स टू 96500 कूलम, तो इससे हेल्प हो जाती है। ठीक है, कैलकुलेशंस में। सो दिस वाज द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या कोई क्वेरीज हो वो भी पूछ सकते हैं, नीट से रिलेटेड या फिजिकल केमिस्ट्री से, या और भी किस चीज़ से रिलेटेड, किसी चैप्टर से रिलेटेड। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।